अभी जो हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब अभी पहलगाम अटैक की बरसी अभी 22 अप्रैल को थी, और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर, हमारी भारतीय सेना और हमारी तीनों ट्राइस सर्विसेज ने मिलके इतना बड़ा एक ऑपरेशन ये किया, उस ऑपरेशन को सर आप कैसे देखते हैं? क्या भारत ने उस पहलगाम अटैक का, जिसने पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बहुत आघात पहुंचाया, फौज ने उसका बदला ले लिया? मैं ये कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाई की गई वो एक बहुत अलग ही और हट के कार्रवाई थी, क्योंकि उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए वो एलसी के नज़दीक वाले कैंप पर हुए। पुलवामा के बाद जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुए एयरफोर्स के, तब भी वो पीओके में जो कैंप थे वो छोटे मोटे कैंप के ऊपर हुए। लेकिन इस बार हमने एक बड़ा निर्णय लिया, एक पॉलिसी डिसीजन, कि ये सिर्फ छोटे वाले कैंप नहीं, लेकिन जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जो भी इसका फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो भी इनके लीडर हैं, चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये एक किस्म से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट रहा है, जो कि एक होना भी चाहिए था, क्योंकि जहाँ उनको ज़्यादा नुकसान महसूस होगा वहाँ मारना चाहिए। वो फॉरवर्ड वाले कैंप में एक या दो टेररिस्ट मर जाए तो उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लीडर जब मरेंगे तब उनको फ़र्क पड़ेगा। सर, तो इसीलिए जो हमने कार्रवाई की वो बहुत एक अच्छी कार्रवाई थी, एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी अच्छी कार्रवाई। और अभी सर ये सरकार भी कह रही है कि ऑपरेशन, फौज भी कह रही है, फौज का खास तौर से कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और तमाम तरह के मोर्चे पे भारतीय सेना लगातार अग्रसर है। सर, अभी जिस तरीके से थिएटराइजेशन की भी बात की जा रही है कि आर्मी में थिएटराइजर को लेकर आया जाए, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के तौर पर जो इस तरीके से अभी करंट युद्ध भी हो रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत अलग तरह से हो रही है, यानी कि फौज को बूट्स ऑन ग्राउंड्स ना भेजकर खास तौर से ड्रोन्स, मिसाइल, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो थिएटराइजेशन में जो देरी हो रही है वो जल्दी होनी चाहिए, और जो और ज़्यादा तकनीक को और ज़्यादा फौज में जो होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जिन दो चीज़ों का जो आपने जिक्र किया वो कुछ थोड़े अलग अलग है। थिएटराइजेशन और लड़ाई की प्रक्रिया जो है वो दो चीज़ अलग हैं। जहाँ तक लड़ाई की प्रक्रिया है वो तो हमेशा बदलती रहती है। पहले इन्फेंट्री वाले, आपने देखा होगा महाभारत के टाइम पे हज़ारों सैकड़ों लोग आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे। वहाँ से हटके आज के ज़माने तक पहुँचे जहाँ एक दूसरे को हम देखते भी नहीं हैं, सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक। तो ये टैक्टिक्स और डॉक्ट्रिन जो है बदलते रहते हैं, और ये हमेशा हुआ है। जब राइफ़ल और गन पाउडर हुआ तब ये बदली हुआ, जब टैंक आए तब लड़ने की मेथड जो है उसमें बदलाव आया, जब हवाई जहाज़ आए तब बदलाव हुआ, मिसाइल आए तब बदलाव हुआ, अभी ड्रोन आए तो बदलाव होगा। तो ये तो हमेशा होता ही रहेगा, और जो इसको जल्दी से जल्दी अपना पाएगा वही जीत हासिल करेगा। सर, एक सवाल ये, जिस तरीके से अभी युद्ध हम देख रहे हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध और रूस यूक्रेन का युद्ध भी पिछले 4 साल से हो रहा है। इस युद्ध की अगर हम बात करें, एक चोक पॉइंट जिसको हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जा रहा है, उसको लेकर एक पूरा, अगर कह सकते हैं, वर्ल्ड पूरा एक तरीके से हिल गया है और सब पर दबाव है। चोक पॉइंट की स्ट्रेटेजी को लेकर भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत के भी इलाके में इस तरीके के कई चोक पॉइंट हैं जहां पर अगर हमारे साथ कभी किसी के साथ युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उसकी एक एडवांटेज या उसका एक बेनिफिट इंडिया ले सकता है। बहुत अच्छा आइडिया है, आपको ज़रूर इसके ऊपर एक पॉलिसी पेपर लिखना चाहिए। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंजू। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और अपनी नई किताब को लेकर, जैसा हमने कहा, हम उन्हें बेस्ट विशेस भी करते हैं कि ये किताब बहुत अच्छा करे। TV9 के दर्शकों से भी हम गुजारिश करते हैं कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि देश के वो आर्मी चीफ जिन्होंने 4 दशक तक देश की सेवा की, और इंडिया चाइना दोनों बॉर्डर्स पर एक बड़ा नेतृत्व उन्होंने संभाला, और अब एक नई किताब के साथ दर्शकों के बीच में, लोगों के बीच में आए हैं, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। इसको पढ़ना चाहिए, और हम सर को विश करते हैं कि किताब सर बहुत अच्छा करें। थैंक यू। और
हाँ, हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।